हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केनर एकेडमी पे। तो जो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 10th के जो साइंस है उसका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट है ये। इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे सराउंडिंग में, उन सभी को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। और आज के वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइप की जो हैं केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला जो होता है ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंड होती हैं। केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कई सारी कैटेगरीज में फैक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद में है फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। आज इस वीडियो के अंदर हम ये सभी जो केमिकल रिएक्शन है ये सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर in a combination reaction two elements or one element and one compound or two compound combine to give one single product। कहने का मतलब क्या है, जब क्या हो कि दो आपस में कंपाउंड या दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने H2 को हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये दो क्या हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपस में जब इनको रिएक्ट करवाते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमको क्या करते हैं, ये देते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे सिंगल कंपाउंड हमको मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CO लिया हमने, उसको O2 के साथ में रिएक्ट करवाया, ये एक कंपाउंड को हमने एक एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करवाया, तो इसने हमको एक सिंगल प्रोडक्ट दिया। ओवरऑल इसका जो रिजल्ट है ये है कि जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसा कि हमको इसके नाम से देख के पता चल रहा है, कम्बिनेशन, कंबाइन होना चीज़ों का, ठीक है। इसमें दो कंपाउंड और दो एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। अब इस टर्म का जो है हमको मतलब समझ में आ रहा है डीकम्पोजिशन का, डीकम्पोज होना, डीकम्पोज यानी कि टूटना। इसके अंदर कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट होगा। अपोजिट के अंदर क्या, उसके अंदर तो क्या दो चीज़ मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एक कंपाउंड टूट के दो प्रोडक्ट देगा हमको, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीन रिएक्शन आपके सामने दी गई होगी, इनके अंदर एक सिंगल जो है रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है। इस सिंगल रिएक्टेंट से हमको क्या मिल रहे हैं, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके लिए कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमको एनर्जी देनी पड़ती है उसके लिए। तो सबसे पहला एनर्जी का सोर्स क्या होता है, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस यानी कि उसको गर्म करके तोड़ना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब CaCO3 को हमने क्या किया, हीट किया यानी कि गर्म किया। गर्म करने के बाद में क्या हुआ, ये CO और CO2 गैस के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमने हीट की हेल्प से इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि AgCl है, AgCl को हमने लाइट की प्रेजेंस में रखा, उसके बाद में Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस और एक ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। थर्मोलाइसिस जिसको हम हीट की हेल्प से तोड़ते हैं, फोटो जिसको हम लाइट की हेल्प से तोड़ते हैं, इलेक्ट्रो जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर हमने क्या किया, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर क्या किया, रिएक्ट करवाया। उसके बाद जो NaCl है वो ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, Na के अंदर और Cl के अंदर। इतना क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी आपको इसकी टर्म से पता लग रहा होगा, डिस्प्लेस हो जाना।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसकी जगह से हटा के वो खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे दो रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे Zn ने क्या किया, Cu की जगह ले ली। यहाँ पे देखो, हाँ, ये हाईली रिएक्टिव था, इसने क्या किया, इसके साथ में रिएक्ट किया, ये इसको बोला भाई तू बाहर जाओ, ठीक है, तू मेरे से थोड़ा सा कमजोर है, तो इसने इसको बाहर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में इसने एक नया प्रोडक्ट बना लिया और Cu को इसने बाहर निकाल दिया। सेम काम यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे क्लियर है इतनी। उसके बाद में आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो रहा था, एक जो एलिमेंट है वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसके अंदर क्या होगा, आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपस में जो दो एलिमेंट है एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी लोकेशंस को, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे सामने दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये बोला भाई तू मेरी जगह ले ले और मैं तेरी जगह ले लेता हूँ। तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ये देखो यहाँ पे इसने इसकी जगह ले ली और इसने इसकी जगह ले ली। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इन रिएक्शंस का, बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। इस रिएक्शन के अंदर क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट का एक मैंने टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आपने आई होप देखी होगी वो वीडियो, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं उसको। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, वो क्या होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन के अंदर, और ये सिंबल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल्स यूज हुए हैं, ये AQ एक्वस का जो सिंबल है ये क्यों यूज होता है, ठीक है, ये S किस लिए यूज होता है, ये सारा मैंने पीछे बताया। अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको। येलो कलर के प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन के अंदर हमको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रहने वाली हमारे सामने ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। इसके अंदर तीन चीज बताई गई है भाई, किसी रिएक्शन के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, लॉस हो, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो, गेन हो। हाइड्रोजन जहाँ पे ऐड हो रही है वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसको हम एक बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का एडिशन, क्या समझ सकते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा और हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसके बिल्कुल अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी, रिड्यूस होगी, मतलब निकलेगी, और जो एलिमेंट्स हैं, जो हाइड्रोजन है वो अटैच होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अटैच होंगे उसके साथ में जाके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो चीजें और आ जाती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, खुद रिड्यूस हो जाए या किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है, खुद क्या कर दे, एक या तो जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसने ऑक्सीजन को दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या रिडक्शन रिएक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके साथ में जाके बाइंड हुआ है। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, इसके साथ में जाके बाइंड हुआ, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो है, सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने इसका उल्टा बता दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, लूज हुआ है, देखो यहाँ पे, और जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होता है वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। और जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ से उठ के गया यहाँ पे और इसके साथ में अटैच हुआ, इस जगह पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि यहाँ पे अटैच हुई है ऑक्सीजन जाके। इसका तो रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इतना क्लियर है। इसके अंदर अब क्या है, जो ये सेल्फ रिड्यूस हुआ है, देखो यहाँ पे क्या, ये रिड्यूस हुआ है, इसने ऑक्सीजन को दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसने इस कार्बन के जो एलिमेंट है इनको क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। और जो कार्बन जो है उसने क्या किया है, सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो कार्बन जो है यहाँ पे था वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना क्लियर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं Fe जो है ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो गया,
ठीक है। यहाँ पे अटैच अगर कोई चीज ऑक्सीजन कहीं पे अटैच हो तो वहां पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन यहाँ पे अटैच हुआ इसके साथ में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, और हाँ इसके अंदर एक चीज और रहता है, मैंने ये पॉइंट थोड़ा सा बताया नहीं इसके अंदर, जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर ये दोनों ही रिएक्शन इंक्लूड होती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, वहाँ पे उस रिएक्शन को पूरी को क्या नाम देते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पे हीट इवोल्व होती है, हीट क्या होती है, इवोल्व, यानी कि हीट किसी भी रिएक्शन के अंदर से हीट निकलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन दी हुई है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट के अंदर हमको क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है, ठीक है, हीट मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पे हीट क्या हुई है, निकली है इस रिएक्शन से। जिस रिएक्शन में से हीट निकले उसका मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर निकला, थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। अब जैसे कंबस्शन ऑफ फ्यूल, कंबस्शन ऑफ फ्यूल, कहीं पे अगर मीथेन की बर्निंग हो रही है, ठीक है, मीथेन का यूज हो रहा है, जैसे ये मीथेन है, इसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यूज किया जा रहा है तो वो क्या करता है, हीट मिलती है हमको, उसकी जो रिएक्शन होती है उसके बाद में। कंबस्शन ऑफ गैसोलीन की जो कंबस्शन होती है O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब भी हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए कि जो मीथेन का और गैसोलीन का जो कंबस्शन है वो क्या है, फ्यूल्स का जो कंबस्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद में आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जा रहा है, उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है लगभग कि ये पूछ लिया जाता है कि रेस्पिरेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है बाहर, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको ये टॉपिक भी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर होता है हीट को जो है हमको देनी पड़ती है, उस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, हीट की जरूरत पड़ती है, हमको हीट देनी पड़ती है। सनलाइट जो उसके ऊपर आती है प्लांट्स के ऊपर, तो वो हीट उनको हेल्प करती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसके अंदर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन होना, इवेपोरेट होना, लिक्विड से वाटर जो लिक्विड है उससे उसकी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बर्फ है, ठीक है, उसकी मेल्टिंग होना, वो भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसके अंदर हीट हमको देनी पड़ रही है। फोटोसिंथेसिस अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो तीनों ही जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे जो ये बनाए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा के बना रखे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लें साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद में आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में लास्ट के 2 टॉपिक रहते हैं हमारे इस चैप्टर के, ये है कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, किसी मेटल के ऊपर आपने देखा वो जंग लग जाता है, ठीक है। जो जंग लग जाता है उसी प्रोसेस को, यानी कि किसी भी मेटल के ऑक्सीडाइज हो जाना, किसी मेटल का ऑक्सीडाइज हो जाना, ऑक्साइड्स बना लेना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। मेटल का क्या बना लेना, ऑक्साइड्स बना लेना, ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरिजन, ठीक है। रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग, ठीक है, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो वो रस्टिंग हो रही है, मॉइस्चर की प्रेजेंस है तो वहां पे क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। ये देखो, ये ऑक्साइड बना लेता है ये। कोरिजन ऑफ कॉपर, कॉपर की रस्टिंग भी हो जाती है मॉइस्चर की प्रेजेंस में और एयर की प्रेजेंस में। ग्रीन कलर का कॉपर के ऊपर आपने लेयर देखी हुई, वो भी बनी हुई, ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोरिजन का। कोरिजन सिल्वर के ऊपर भी आपने देखा हुआ, एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में ब्लैक कलर का जो है लेयर आ जाता है सिल्वर के ऊपर,
तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कोरिजन के अंदर। एल्यूमिनियम के अंदर आपने देखा हुआ है एल्यूमिनियम के ऊपर भी ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है, ठीक है, वो भी जो है कोरिजन के अंदर इंक्लूड होता है। वो ऑक्साइड बना लेता है एल्यूमिनियम काफ़ी टाइम तक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से, ठीक है। अब कुछ एक फैक्टर हैं जो कि इस कोरिजन की प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कुछ गैसेस होती हैं जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, उनकी प्रेजेंस में अगर कोई मेटल है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद में कहीं पे अगर मॉइस्चर है, ठीक है, स्पेशली साल्ट वाटर, ठीक है, जहाँ पे नमकीन पानी है, साल्ट वाटर है, वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जो मेटल्स होते हैं वो। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज लाइक साल्ट, कहीं पे साल्ट की लाइक इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो कोरिजन की प्रोसेस है ये होती है। टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे कोरिजन की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेचर ऑफ फर्स्ट लेयर ऑक्सीडाइज फॉर्म, जो कोई भी मेटल होता है उसके ऊपर दो तरीके की लेयर आती है, ठीक है। एक लेयर तो होती है कुछ ऐसी जो कि क्या करती है, फर्दर जो है उस कोरिजन की प्रोसेस को रोक देती है वहीं पे, मतलब आइसोलेट कर लेती है मेटल को बाहर से, यानी कि वो फैलने नहीं देती। एक और टाइप की जो लेयर होती है वो क्या होती है, रश बना देती है, यानी कि वो खत्म करती रहती है मेटल को धीरे 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 धीरे। तो नेचर ऑफ फर्स्ट लेयर ऑक्सीडाइज होके जो मेटल जो बना लेता है उसकी फर्स्ट लेयर की जो नेचर है वो कैसी है, ये है या फिर ये है, वो भी डिपेंड करती है। प्रेजेंस ऑफ एसिड इन एटमोसफियर, एटमोसफियर के अंदर एसिड की प्रेजेंस होना, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोरिजन की प्रोसेस को करवाने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, हमारे जो मेटल्स जो इतने खराब हो जाते हैं उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, मेटल की कोटिंग कर दी जाती है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये आप सारी नोट कर लीजिएगा। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, कोटिंग ऑफ आयरन एंड स्टील विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो आयरन और स्टील की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है प्रिवेंट करने के लिए, किसको, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। पेंटिंग एंड ग्रेजिंग, ठीक है, तो ग्रेस अप्लाई कर देते हैं और पेंट कर देते हैं मेटल्स के ऊपर, वो भी एक अच्छा मेथड है, हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे मेटल्स को। यूज ऑफ कोरिजन इनहिबिटर एंड ड्राइंग एजेंट, हम ऐसे एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं जो इनहिबिट करते हैं या ड्राई रखते हैं हमारे मेटल्स को, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देते हैं। ऐसे जो एजेंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे मेटल्स के साथ में। पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ मेटेलिक सरफेस, मेटल का जो सरफेस है हमारे घरों में हमारे आसपास में, उनके सरफेस को हम प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लीन करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो रस्टिंग है उसको रोक सकते हैं। एनोडाइजेशन, एनोडाइजेशन क्या होता है, नेचुरल ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल, नेचुरल ऑक्साइड्स की लेयर बना दी जाती है टिपिकली एल्यूमिनियम फॉर इंक्रीज कोरिजन रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम की जो है लेयर बना दी जाती है किसी भी मेटल के ऊपर, जो कि क्या करती है, रस्टिंग को प्रिवेंट करती है, ठीक है। पैसिवनेशन, ट्रीटमेंट ए मेटल सरफेस टू रिड्यूस ए केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल सरफेस की रिएक्टिविटी को ऐसी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जो मेटल के सरफेस पे जो रस्टिंग होती है इसकी प्रोसेस को बहुत ही डिले कर दे, ठीक है, रिड्यूस कर दे या कम कर दे, ठीक है। बायोफिल्म, कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ये रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, फूड के अंदर जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होना। ये जो कोरिजन और जो रेंसिडिटी है ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये, ठीक है, ऑक्साइड्स बना लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑयल और फैट के क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टमक इन्फेक्शन कोज करते हैं, ठीक है, जब उनको खा लेते हैं तो स्टमक इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। जैसे ब्रेड देखी होगी, रोटी देखी होगी, सब्जियां देखी होगी, वो ब्लैक कलर की, येलो कलर की, ठीक है, ऐसे ऐसे लेयर बना लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, वो स्टमक इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं।
उसकी प्रिवेंटेशन के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बॉक्स यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर जो एयर टाइट हो, ठीक है। उसके बाद में पैकिंग विद नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का यूज़ कर सकते हैं पैकेजिंग के साथ में। रेफ्रिजरेशन, इसके अंदर हम किसी भी फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं हम फूड के पैकिंग के टाइम उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर देखा हुआ, ठीक है, गैस भरी हुई होती है, ठीक है, तो वो प्रिजर्वेटिव होते हैं। आपने अचार के अंदर ऑयल डाला हुआ देखा होगा, सरसों का तेल डाला हुआ देखा होगा, वो सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में ये चैप्टर जो हमारा ख़त्म हो जाता है और आपको जो इसके कंप्लीट नोट्स जो हैं आपको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसके लिंक डाल दूंगा आपको, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो उसकी वीडियो एक और अलग से बनाएंगे, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी नहीं तो ये, ठीक है। थैंक यू।